इस अंधेरी रात में वह लड़का धीरे धीरे उस औरत के कपड़े उतार रहा था। आज की रात वो एक अंग्रेज अफसर के साथ नामहीन रिश्ता बनाने जा रही थी। 20वीं सदी की शुरुआत में जब मलेशिया ब्रिटिश शासन के अधीन था, वहाँ एक अनकहा रिवाज चलता था। हर उस अंग्रेज अफसर को जो यहाँ पोस्टिंग पर आता, एक खास लड़की दी जाती थी। ये लड़कियां उनके रहने सहने का ध्यान रखती और साथ ही शारीरिक संबंध भी बनाती थीं। वो इन्हें डिक्शनरी लवर कहते थे। शादी भले ही ना हो सकती हो, लेकिन बाकी सब कुछ एक शादीशुदा जोड़े जैसा ही होता था। माइक एक नौजवान था जो अपने पिता की मर्जी से यहाँ आया था। उसका सपना था कि वह इस अनजानी जगह में लोगों को पढ़ाकर कुछ अच्छा बदलाव लाए। जब वह गांव पहुंचा तो वहां के बड़े अफसर हेनरी ने उसका स्वागत किया। हेनरी उसके पिता का पुराना दोस्त था। उसने बस माइक को ठहरने की जगह दिखाई और कहा कि अगली सुबह एक खास स्वागत समारोह होगा। अगले दिन माइक जैसे ही गांव में पहुंचा, वहां की सारी औरतें उसे घूरने लगीं। परंपरा के अनुसार उसे हर किसी के साथ एक एक प्याला लोकल चावल की शराब पीनी थी। माइक को यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन वह मना नहीं कर सका। तभी भीड़ में उसे एक लड़की दिखी जिसकी खूबसूरती ने उसका दिल छू लिया। माइक उसकी तरफ खींचता चला गया। थोड़ी ही देर में वह लड़की उसके सामने नाचने लगी और माइक बस उसे देखता ही रह गया, जैसे वह किसी जादू में बंध गया हो। शराब का नशा और थकावट इतनी थी कि माइक वहीं सो गया। अगली सुबह जब माइक की नींद खुली तो उसने देखा कि गांव का मुखिया उस लड़की के साथ आया है और कह रहा है कि वह लड़की माइक की डिक्शनरी लवर बनेगी। माइक यह सुनकर हैरान रह गया। उसे यह सब बहुत ही अजीब और अस्वीकार्य लगा। हेनरी ने उसे समझाया कि ये सब यहाँ की परंपरा है, पर माइक ने साफ मना कर दिया। लड़की का नाम था जेन। उसने बताया कि उसकी माँ भी एक डिक्शनरी लवर थी, इसलिए उसकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है। लेकिन माइक इस पूरी परंपरा से परेशान था और उसने यह रिश्ता मानने से इनकार कर दिया। माइक को लगा कि उसने एक सही फैसला लिया है, लेकिन जेन को बहुत अपमानित महसूस हुआ। गांव वालों के हिसाब से माइक ने उनकी परंपरा का अपमान किया था, जिससे हेनरी भी नाराज हो गया। आखिरकार जब बहुत दबाव पड़ा तो माइक ने यह शर्त रखी कि जेन उसके साथ रह सकती है, लेकिन सिर्फ भाषा सिखाने के लिए, कोई और रिश्ता नहीं होगा। पर इससे पहले कि हेनरी कुछ कहता, जेन ने खुद ही हामी भर दी। अब जेन और माइक एक ही घर में रहने लगे, लेकिन माइक इस रिश्ते को लेकर हमेशा असहज महसूस करता रहा। इसीलिए दोनों के बीच दूरी बनी रही और माइक की भाषा सीखने की रफ्तार भी बहुत धीमी रही। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। ये देखकर जेन को गुस्सा भी आया। धीरे धीरे माइक ने कोशिश की कि वह जेन से खुलकर बात करे और अच्छे से भाषा सीखे। जैसे जैसे वे दोनों एक दूसरे को समझने लगे, उनके बीच एक अनजाना सा रिश्ता पनपने लगा। वो दोनों कभी कभी झोंपड़ी की दीवार के पार एक दूसरे से बातें करते, अपने दिल की बातें साझा करते और उनके बीच की खामोशी में बस एक दूसरे की तेज सांसें सुनाई देती। आने वाले दिनों में माइक ने खुद को इस गांव का हिस्सा बनाने के लिए पूरी कोशिश शुरू कर दी। वो गांव वालों से खुलकर मिलने जुलने लगा, यहाँ तक कि वह सरदार के बेटे के साथ पानी के अंदर सांस रोकने की प्रतियोगिता भी करने लगा। उसकी मिलनसार और दोस्ताना स्वभाव की वजह से गांव के लोगों को वह जल्दी पसंद आने लगा। इसी बीच माइक और जेन के बीच की नजदीकियां भी बढ़ने लगीं। उनके बीच एक अलग सा आकर्षण पैदा हो गया था, जो अब सिर्फ भाषा सिखाने तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की दूरी पूरी तरह मिट गई। अब माइक ने जेन को मन ही मन अपनी पत्नी जैसा मान लिया था। शायद उसने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया था। कुछ ही समय बाद हेनरी की बेटी एना भी यहाँ छुट्टियां बिताने आई। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की होनहार छात्रा थी। खूबसूरत, आत्मविश्वासी और आदिवासी जीवन के बारे में काफी कुछ जानती थी। एक दिन जब सभी लोग साथ डिनर कर रहे थे तो डिक्शनरी लवर वाली परंपरा पर बात छिड़ी। सभी का मानना था कि इन लड़कियों से सिर्फ रिश्ता निभाओ, दिल मत लगाओ। लेकिन माइक ने सबके सामने अपनी अलग राय रखी। उसने कहा कि ये लड़कियां भी इंसान हैं और उन्हें भी इज्जत मिलनी चाहिए। खाना खत्म होते ही माइक भागकर घर आया। अब उसके दिल पर पूरी तरह जेन का कब्जा हो चुका था। कुछ ही समय में एना ने देखा कि माइक कितनी अच्छी तरह से गांव को संभाल रहा है। वो अब लोकल भाषा भी बोलने लगा था और यहाँ की जमीन विवादों को भी आसानी से सुलझा लेता था। शायद एना भी माइक की काबिलियत और उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हो गई थी, और क्योंकि वो दोनों एक ही देश से थे, एक ही संस्कृति से, दोनों के बीच बातचीत और विचारों का मेल भी गहरा हो गया। वो दोनों साथ में इतने अच्छे लगते थे कि दूर खड़ी जेन के लिए यह देखना बहुत तकलीफदेह था। लेकिन अफसोस, वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसकी कोई हैसियत नहीं थी माइक को रोकने की। वह बस इतना कर सकी कि एना जब उसका फोटो लेना चाह रही थी तो उसने उसे मना कर दिया। बस यही एक छोटा सा विरोध जो वो कर सकी। माइक अब खुद भी इस उलझन में फंसा हुआ था। एक तरफ जेन
जिसके साथ उसका दिल जुड़ चुका था, और दूसरी तरफ एना, जो उससे हर मायने में मेल खाती थी। तभी अचानक हेनरी ने माइक को बुलाया। पास के एक और गांव में कुछ लोग अचानक बीमार पड़ गए थे। उनके शरीर से खून बाहर आ रहा था, लेकिन ये किसी सामान्य महामारी की तरह नहीं लग रहा था। हेनरी ने माइक से कहा कि उसे जाकर जांच करनी होगी कि वहाँ क्या हो रहा है। ये सफर बेहद खतरनाक हो सकता था, लेकिन माइक को लगा कि यही उसका असली कर्तव्य है। लेकिन ठीक मिशन पर निकलने से पहले हेनरी की पत्नी ने माइक से चुपचाप मुलाकात की। उन्होंने माइक से गुजारिश की कि वह यह खतरनाक जांच करने ना जाए। वजह साफ थी, उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी एना को माइक से प्यार हो गया है और वो नहीं चाहती थीं कि माइक किसी खतरे में पड़े। उन्होंने माइक से एक प्रस्ताव रखा, अगर माइक एना से शादी के लिए तैयार हो जाए तो वे उसकी स्कूल खोलने की ख्वाहिश पूरी करने में पूरी मदद करेंगी। लेकिन माइक ने कोई साफ जवाब नहीं दिया, न हाँ न ना। अगले दिन माइक ने बिना किसी शोर शराबे के जेन और गांव के रसोइये को साथ लिया और निकल पड़ा उस रहस्यमय गांव की ओर। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि गांव पूरी तरह तबाह हो चुका था, जैसे वहां कुछ अजीब सा समय और जगह का बदलाव हुआ हो। माइक ने जेन की मदद से जांच शुरू की, लेकिन तभी अचानक एक बड़ा खतरा उसके बेहद करीब आ गया। अगर गांव के मुखिया का बेटा रॉड समय रहते न आता तो माइक शायद बच नहीं पाता। ये साफ हो गया कि कोई है जो नहीं चाहता कि माइक सच तक पहुंचे। घबराए हुए माइक और उसकी टीम ने पीछा करना शुरू किया, और हैरानी की बात यह थी कि वे जिस जगह पहुंचे वहां कुछ गोरे लोग माइनिंग कर रहे थे। ये देखकर माइक की आंखें नम हो गईं। सारा सच सामने था। लेकिन जब वह वापस गांव लौटा तो गांव पूरी तरह खाली पड़ा था, जैसे वहां कभी कोई रहता ही नहीं था। बस एक चीज वहां थी, जेन, जो बुरी तरह थकी और बीमार थी, अकेले झोपड़ी में पड़ी थी। अभी माइक कुछ समझ पाता, तभी अचानक कुछ अजनबी मास्क पहने लोग वहां आ धमके और माइक को चारों तरफ से घेर लिया। वे लोग माइक पर ही इल्जाम लगाने लगे कि गांव में आई ये अजीब बीमारी उसी की वजह से फैली है। हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन जेन ने किसी तरह सबको समझाया और बीच बचाव किया। उसकी बातों से गांव वालों का गुस्सा कुछ कम हुआ और वे शांत हो गए। आखिरकार माइक ने अपनी जांच पूरी की और जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। दरअसल कुछ डच लोग गांव में चोरी छिपे धन कमाने के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने गांव वालों को धीमे झड़ से भरा चावल दे रखा था। बाहर से देखने में यह सब किसी महामारी जैसा लग रहा था, लेकिन असल में यह एक साजिश थी, एक धीमी मौत का जाल जो उन्हें धीरे धीरे बीमार कर रहा था। इसके बाद माइक ने पूरे गांव के सामने सारी सच्चाई खोलकर रख दी। जब गांव के मुखिया और लोगों को पता चला कि डच लोगों ने उन्हें जहर देकर बीमार किया है तो सबका गुस्सा फूट पड़ा। गांव वालों ने मिलकर हमला किया और उन सफेद खनन करने वालों से जमकर बदला लिया। एक एक करके सारे डच साजिशकर्ता जहरीले बाणों से मारे गए। इस संघर्ष और सच्चाई के लिए आभार जताने के रूप में गांव वालों ने माइक और जेन को अपनी सबसे कीमती चीज, एक पारंपरिक ब्रेसलेट, भेंट किया। ये ब्रेसलेट किसी सम्मान या रिश्ते की मंजूरी से कम नहीं था। इस जीवन मृत्यु से भरे सफर के बाद माइक को एहसास हुआ कि वह जेन से सिर्फ प्यार नहीं करता, बल्कि अब उसके बिना रह ही नहीं सकता। उसने तय कर लिया वह जेन से शादी करेगा। उसे पूरा यकीन था कि वह हेनरी को मना लेगा, पर उसे ये नहीं पता था ब्रिटिश सरकार के कड़े कानून के मुताबिक एक अंग्रेज अधिकारी को उपनिवेश की किसी महिला से शादी करने की इजाजत नहीं थी। जब माइक ने अपना फैसला हेनरी को बताया तो हेनरी की आंखों में एक पुराना दर्द उभर आया और तभी उसने माइक को 25 साल पुराना राज बताया। असल में हेनरी भी एक समय किसी डिक्शनरी लवर से प्यार कर बैठा था, लेकिन जब उसने शादी की जिद की तो उसे उसकी कीमत अपने प्रेमिका की मौत से चुकानी पड़ी, और उस गलती की वजह से आज वो अपनी बेटी, जो उसी महिला से हुई थी, को बेटी कहकर भी नहीं पुकार सकता। हेनरी ने माइक से विनती की, ये वही गलती मत दोहराना जो मैंने की थी। उधर जेन पर भी संकट मंडरा रहा था। गांव के सरदार ने उसे आदेश दिया, या तो वो किसी स्थानीय लड़के से शादी कर ले या फिर डच लोगों की मौत का इल्जाम माइक पर लगेगा और उसका नतीजा सिर्फ फांसी नहीं, पूरे गांव की तबाही होगा। अब तक जो माइक सोच रहा था कि सब कुछ काबू में है, असल में उसकी एक गलती से सब कुछ बिखर चुका था। जब वह जेन को खोजने पहुंचा तो देखा उसे एक बांस की बनी जेल में बंद कर दिया गया है। माइक ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला। तभी हेनरी बाकी लोगों के साथ वहां आ पहुंचा। उसने एक सौदा रखा, अगर तुम दोनों अपना रिश्ता छोड़ दो तो जेन को आजादी मिलेगी और वो माइक की गलती अपने सिर लेकर गांव को भी बचा लेगी, लेकिन अगर तुम दोनों अड़े रहे तो तुम्हें भी जेल और मौत झेलनी होगी। जेन माइक की आंखों में देखती है और उसके दिल में एक ही बात चल रही होती है, अगर मैं पीछे ना हटी तो माइक बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार अपने प्यार को बचाने के लिए जेन ने वो फैसला लिया
जो उसके दिल को तोड़ गया। उसने माइक से रिश्ता खत्म कर दिया। वहीं माइक टूट कर बिखर गया। 1 साल बाद माइक और एना की शादी हो चुकी थी। वो मासूम और सीधी लड़की जिसे हमेशा से माइक से प्यार था, अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। वो हर रोज इस शादी में खुशियां ढूंढती रही, पर उसे क्या पता था माइक का प्यार तो कहीं और था। उसके हर मुस्कान के पीछे, हर ख्याल में, हर चुप्पी में बस जेन थी। और कुछ समय बाद माइक और एना एक बार फिर से उस पुराने उपनिवेश में लौट आए, वहीं जहां माइक का सपना था स्कूल बनवाने का। उन्होंने अपने अधूरे ख्वाब को फिर से जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन एना ने धीरे धीरे महसूस करना शुरू किया कि माइक का दिल अब भी कहीं और है। वह अक्सर किसी चीज को ढूंढता रहता था, या कहें किसी को। और एक दिन एना ने माइक की नजरों को भटकते हुए देखा। वो समझ गई माइक आज भी जेन को ढूंढ रहा है। और फिर एक दिन नदी किनारे वही हुआ जिसका डर था। माइक ने देखा जेन नदी के पास बैठी है और उसकी गोद में एक गोरा बच्चा है जो पानी में खेल रहा था। माइक का दिल कांप उठा। वो सब समझ गया, वो बच्चा उसी का है। सच्चाई यह थी कि जेन ने माइक के बच्चे को बचाने के लिए गांव के मुखिया रॉड से शादी कर ली थी, लेकिन माइक की नजरों में वो बच्चा सिर्फ खून का नहीं बल्कि उस प्यार की निशानी था जो अब भी जेन और माइक के बीच जिंदा था। अब माइक चोरी छिपे उस बच्चे को देखने आने लगा। वो ना बोल सकते थे, न पहचान सकते थे, लेकिन दिल सब कुछ कह देता था। रॉड को ये सब बहुत जल्द पता चल गया। ईर्ष्या की आग में जलते हुए उसने एक दिन माइक को मारने की योजना बना ली और रात में सोते वक्त वो चुपचाप माइक की तरफ बढ़ा। लेकिन ठीक समय पर जेन जाग गई और उसने रॉड को रोक लिया। हेनरी को जब इस जानलेवा हमले का पता चला, वो बुरी तरह भड़क गया। उसका पहला आदेश था रॉड को मार दो, लेकिन गांव के कानूनों के अनुसार अंतिम फैसला सिर्फ माइक ही सुना सकता था। माइक के सामने अब एक कठिन निर्णय था। एक तरफ वो आदमी जो उसका दुश्मन बन चुका था और दूसरी तरफ वही शख्स जिसने कभी उसकी जान बचाई थी, जिसने जेन को बुरी दुनिया से बचाकर उसे इज्जत की जिंदगी दी थी। अंततः माइक ने मौत का फैसला नहीं सुनाया। फांसी से एक रात पहले माइक चुपके से रॉड की जेल में गया, उसे बाहर निकाला और अपनी बंदूक थमा दी। भाग जा, जितनी दूर जा सकता है चला जा। अब माइक ने ठान लिया था वो जेन और अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करेगा। उन्होंने तय किया अगली रात 3 बजे वो दोनों मिलेंगे और गांव छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चले जाएंगे। लेकिन जेन को जैसे ही माइक से बिछड़ने के बाद अकेले देखा गया, हेनरी के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। पर किस्मत ने जेन को फिर एक बार बचाया। गांव का वही पुराना रसोइया जो माइक का सच्चा दोस्त बन गया था, जान की बाजी लगाकर जेन को वहां से भगा ले गया। इसी बीच माइक अपनी पत्नी एना को एक विदाई पत्र लिख रहा था जिसमें उसने सब कुछ सच सच लिखा। लेकिन तभी एना वो चिट्ठी पढ़ लेती है, पर एना ना रोई, ना चीखी, ना कोई सवाल किया, क्योंकि वो जानती थी माइक का दिल हमेशा जेन के पास ही था। वो यह भी समझ चुकी थी कि माइक का उसके साथ रहना जिम्मेदारी थी, प्यार नहीं। और शायद माइक का जाना दोनों के लिए आजादी था। उसने माइक को रोका नहीं बल्कि उसे गले लगाया, मुस्कुराकर अलविदा कहा और माइक को भागने में मदद भी की। माइक दौड़ता हुआ बंदरगाह पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नाव पहले ही निकल चुकी थी। माइक बस किनारे खड़ा रहा, सूनी आंखों से उस नाव को जाता देखता रहा। दिल में बस एक ही सवाल, क्या अब वो जेन को फिर कभी देख पाएगा? तभी पीछे से किसी ने पुकारा, माइक। वो मुड़ा और देखा वही रसोइया खड़ा था। उसने कहा, जेन आज सुबह से नदी किनारे तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो समझ नहीं पाई कि तुम क्यों नहीं आए, शायद अब भी वहीं हो। जब माइक को इस बात का पता चला तो वह एक पल भी नहीं रुका। वो पागलों की तरह जेन के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन उसी वक्त जेन का रास्ता हेनरी ने रोक लिया। माइक को लगा था कि अब जेन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पर हेनरी ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। उसने जेन को न सिर्फ आजाद छोड़ दिया बल्कि उसे आत्मरक्षा के लिए एक पिस्तौल भी सौंप दी। जेन ने धीरे से अपनी थैली से एक हांस क्रिश्चियन एंडरसन की फेरी टेल्स की किताब निकाली, वही किताब जो उसकी माँ की निशानी थी। और तभी हेनरी सब समझ गया। जेन उसकी अपनी बेटी थी। जेन को बचपन से ही शक था कि उसका पिता कोई ब्रिटिश अफसर है, और आज जब वो किताब सामने आई, सच खुद ब खुद सामने आ गया। हेनरी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो स्त्री जिसे वो कभी बचा नहीं सका, आज उसकी बेटी बनकर खड़ी थी। लेकिन कानून और हालातों के सामने हेनरी भी लाचार था। उसने बस इतना कहा, मैं सिर्फ यहाँ तक मदद कर सकता हूँ, इसके आगे तुम्हें खुद लड़ना होगा। दूसरी तरफ एना की माँ, जो माइक से नफरत करती थी, अपने आदमियों को भेजकर जेन को गिरफ्तार करवाने की साजिश रच रही थी। लेकिन इस बार एना ने चुप्पी तोड़ी। उसने सबको बताया, जेन ही मेरी सगी बहन है, उसी माँ की संतान जिसे हेनरी कभी समाज से छुपा कर रखा करता था, और अब जब उसे उसका प्यार मिला है तो मैं उसे खोना नहीं चाहती। ये कहते हुए एना ने अपने प्यार माइक को जेन के हवाले कर दिया। और फिर माइक को आखिरकार
पहाड़ियों पर जेन दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा, दोनों बिना कुछ कहे दौड़ पड़े और एक दूसरे को सीने से लगा लिया। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। हेनरी की पत्नी के भेजे हुए आदमियों ने वहां हमला बोल दिया। माइक को बंधक बना लिया गया और उनका लीडर जेन के पास पहुंचा। नीयत बेहद खराब थी। माइक तड़प रहा था, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन तभी जेन ने वो पिस्तौल निकाली जो उसके पिता ने दी थी और एक गोली चला दी। गोली माइक को नहीं लगी, पर उस दरिंदे को भी नहीं लगी। माइक अब भी खतरे में था, पर फिर एक तेज सीटी की आवाज आई और अचानक एक जहरीला बाण उस हमलावर की गर्दन में आकर ढंस गया। वो था उसी पुराने गांव का योद्धा जिसने माइक की सच्चाई पहचानी थी। गांव के लोगों ने समय रहते पहुंचकर माइक और जेन को बचा लिया और अंत में माइक और जेन ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। एना, ब्रिटिश सरकार, कानून, अमीरी, सब कुछ। वो वापस उस छोटे से आदिवासी गांव में लौट आए जहां अब उनका बच्चा था, प्यार था और एक सादा लेकिन सच्चा जीवन। माइक ने स्कूल बनाया, जेन ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और वो तीनों एक परिवार की तरह हमेशा के लिए वहीं बस गए। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या सच्चा प्यार वाकई किस्मत से लड़ सकता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।